गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने जो एरोमेटिसिटी थी, मतलब पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिमिडिन की जो एरोमेटिक विशेषताएं थी उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने 6 परमाणु देखे थे। इन 6 परमाणुओं के बेसिस के ऊपर ही अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को क्या एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। जिसमें पहला था अपना प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर, जो हमने स्टडी कर लिया था। सेकेंड था पाई डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर अपन देखें, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन के 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के अगर विस्थानीकरण को देखें तो कुछ इस तरीके की हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, पायरोल अणु में अगर 5-6 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, उसी प्रकार फ्यूरेन और में भी इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। और थायोफिन में कुछ इस तरीके से अपन ने ये स्ट्रक्चर्स अपन ने इनकी पहले देख चुके हैं कि पिरिमिडीन की हेक्सागोनल क्या होती हैं, 6 मेंबर रिंग होती हैं। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु के असंक्रित पी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये सभी असंक्रित पी कक्षक आपस में पार्श्व अतिव्यापन करते हैं, अतः वलय के सभी परमाणुओं पर 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विस्थानीकरण अर्थात डीलोकलाइजेशन हो जाता है। यह अणु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है और पिरिडिन अणु में 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को हम डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, पिरिडिन के अंदर नाइट्रोजन होता है जो कि विषम परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो जो sp2 संकेत कक्षक होते हैं वो तो कार्बन कार्बन के बीच में sp2 अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। जबकि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, कार्बन के पी ऑर्बिटल्स में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा वो इनके पी ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। ठीक है, जिससे कि ये स्टेबल हो जाते हैं। अतः पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन अणु में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणुओं के और 2 इलेक्ट्रॉन विषम परमाणु के, तो कुल 6 हो गए तथा सभी 5 परमाणुओं के पर विस्थानीकृत होते रहते हैं। इसी प्रकार पिरिडिन के 5 कार्बन व विषम परमाणु नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अणु के सभी 6 परमाणुओं पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होते रहते हैं, जिससे ये अणु क्या एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है हक्कल रूल। हक्कल रूल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको वो कंपाउंड पूछ सकते हैं जो कि हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। कंपाउंड देके आपको पूछा जा सकता है कि हक्कल नियम अनुसार समतलीय अणु जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो अतः 6, तो एरोमेटिकता दर्शाते हैं। तो पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिमिडिन के अणु 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या षष्ठक अर्थात एरोमेटिक सेक्सटेट रखते हैं। ठीक है, अतः ये अणु हक्कल नियम के पालन करते हैं। 4n तो हो गए किसके, जो विषम परमाणु के अलावा जो है वो। ठीक है, और +2 हो गए पाई इलेक्ट्रॉन जो किसके हैं, विषम परमाणु के जो पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में होते हैं वो। नेक्स्ट है हाई रेजोनेंस एनर्जी। तो हाई रेजोनेंस एनर्जी की अगर अपन बात करते हैं तो पायरेल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिमिडीन निम्न अनुदैर्ध्य संरचनाओं में क्या रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, अब इनकी अगर इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से हम इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। आप ये ड्रॉ कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक की पूछी जाती हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखने तो पता चलता है कि जो डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है, वो पूरी रिंग के अंदर होता है। तो अगर अपन इनकी अनुनादी ऊर्जाओं का मान देखें तो पिरोल के अंदर कितनी है, 21, फ्यूरेन के अंदर 16 है, थायोफिन के अंदर 29 है, और जो कि पिरिडीन के अंदर कितनी है, से 37 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अतः ये सभी अनुनाद ऊर्जा का उच्च मान रखते हैं और क्या एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है बंध लंबाई में कमी। ठीक है, कि अगर अपन एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिमिड अणु में कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर और कार्बन नाइट्रोजन एकल बंधों की बंध लंबाई के संगत सामान्य एकल बंधों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर जो सी सी एन, सी ओ, सी एस और सी एन जो बॉन्ड है, ठीक है, इनकी बॉन्ड लेंथ अगर अपन नॉर्मल जो कॉमन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उनसे कंपेयर करें तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तथा द्विबंधों की संगत सामान्य द्विबंधों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है, परंतु बंध लंबाइयों में कमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है।
इस प्रकार यह बंद लंबाइयों में कमी विस्थानीकरण अर्थात डीलोकलाइजेशन को प्रदर्शित करते हुए अणुओं को एरोमेटिकता प्रदान करती है। अर्थात बंद लंबाई में जो कमी हो रही है, ठीक है, जो बंद लंबाई में कमी किस वजह से हो रही है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, इस वजह से इनके अंदर बंद लंबाई होती है वो कम होती है, इसलिए ये भी एक एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होने का प्रूफ है। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कि पायरोल फ्यूरेन और थायोफिन और pyrimidine अणु में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, बल्कि फ्यूरेन और प्यूरेल थायोफिन की क्रियाशीलता इन अभिक्रियाओं के संदर्भ में और अधिक है, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों का विशिष्ट गुण यह है कि ये वे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभिक्रिया देते हैं, अतः ये क्या है, एरोमेटिक है। और एरोमेटिक अगर कंपाउंड की बात करें, सपोज बेंजीन की अगर अपन बात करते हैं, तो बेंजीन है वो सबसे ज़्यादा क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो करता है, ठीक है। तो बेंजीन की तरह ये भी हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है, पीरोल फ्यूरेन थायोफिन और पिरिडीन, ये भी क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इजीली देते हैं। इस वजह से ये भी क्या हुआ, इनके एरोमेटिक होने का एक प्रमाण हुआ, एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस है। उपयुक्त सभी एरोमेटिक मापदंडों में पाइरोल फ्यूरेन थायोफिन और pyrimidine खरे उतरते हैं, तो ये सभी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट अपना है मेथड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। इन चारों कंपाउंड के फॉर्मेशंस की मेथड क्या है, ठीक है, इनको सिंथेसिस करने की मेथड्स क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाइरोल के बारे में, ठीक है। अगर पाइरोल क्या है, एक पंच सदस्यीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और पाइरोल वाले पौधे के क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन व विटामिन बी12 में क्या होती है, आधारभूत संरचना या इकाई के रूप में उपस्थित होती है। यह कोलातार व अस्थि तेल में भी पाया जाता है। पूछ सकते हैं कि जैविक अणु के रूप में पाइरोल किन किन अणु या किन किन संरचनाओं में उपस्थित होती हैं, तो ध्यान रखना क्लोरोफिल के अंदर भी मौजूद है, हीमोग्लोबिन के अंदर भी जो पाइरोल की होती है वो 4 स्ट्रक्चर मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं, विटामिन बी12 में भी होती है, ठीक है। तो अगर अपन सिंथेसिस की मेथड देखते हैं, पहला है कि अस्थि तेल से, कि बोन ऑयल से अगर कैसे अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर अपन देखें तो सबसे पहले कि अस्थि तेल को अगर सार से अगर अपन वॉश करें तो ये क्या होगा, जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होगी वो उससे फ्री हो जाएगा और अम्लीय शुद्धियों अशुद्धियों से रहित क्या हमें बोन ऑयल मिलेगा। फिर अगर अपन इसको एसिडिक लाइट डाइल्यूट एसिड से अगर अपन धों तो ये फिर क्या हो जाएगा, जो बेसिक इम्प्योरिटीज़ थी उससे फ्री हो जाएगा। फिर अगर अपन इसका डिस्टिलेशन करें ऑयल का, तो 100 से 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर अपन इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर केएच डालेंगे, केएच डालने पर पोटेशियम पेरोल बनती है, ठीक है। और पोटेशियम पेरोल का अगर वापस से अगर अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें और ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो हमें प्योर क्या पायरोल स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। वापस से देखिए, तो सबसे पहले बोइन ऑयल को अपन क्या करते हैं, बेस से वॉश करेंगे तो उसके अंदर जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होगी वो न्यूट्रलाइज होके फ्री हो जाएगी। फिर इसको वापस से क्या अपन है डाइल्यूट एसिड से अगर वॉश करेंगे तो जो बेसिक इम्प्योरिटीज़ होगी वो फ्री हो जाएगी। फिर इस प्योर सॉल्यूशंस को अपन अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा अगर आसवन करें, ठीक है, तो इसका आसवन होगा, और आसवन करके अगर अपन इसको केएच डालेंगे तो पोट सबसे पहले क्या बनती है, पोटेशियम पिरोल बनती है, ठीक है। और पोटेशियम पिरोल का अगर वापस से अगर अपन भाप आसवन विधि द्वारा आसवन करें तो फिर लास्ट के अंदर अपने को प्योर पायरल स्ट्रक्चर मिलती है। नेक्स्ट विधि है एसिटिलीन से, कि एसिटिलीन व अमोनिया के मिश्रण को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करने पर पायरोल की संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आप एसिटिलीन की रिएक्शन अमोनिया से करवाएं, ठीक है, और रक्त तप्त नली के अंदर इनको दोनों को गर्म करें, ठीक है, तो पायरोल का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। नेक्स्ट है कि अमोनियम म्यूसेट से, ठीक है, कि अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आश्रित करने से पायरोल प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट मेथड है, ठीक है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है इसको। तो अमोनियम म्यूसेट की स्ट्रक्चर देखते हैं, CONH4 CHOH का होल 4 और CONH4, ठीक है। अगर अपन ग्लिसरॉल के साथ इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, ठीक है, तो क्या पायरोल बनती है, उसके साथ साथ में 2CO2 बाहर निकलती है, अमोनिया रिलीज होती है, और 4 जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के बनते हैं। नेक्स्ट है फ्यूरेन से, कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं, कि फ्यूरेन के अगर रिएक्शन,
ठीक है। अमोनिया व भाप के मिश्रण को गर्म एल्युमिनियम पर प्रवाहित करके अपन औद्योगिक उत्पादन कर सकते हैं पायरोल का, ठीक है। अगर फ्यूरेन की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाएं इसकी उपस्थिति में Al2O3 और H2O की प्रेजेंस में, तो पायरोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्योंकि इस स्थिति के अंदर जो ऑक्सीजन है वो वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगी और NH3 के अंदर जो H3 है मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है, वो तो H2 के रूप में बाहर निकलेगी, दो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन है वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगी और ऑक्सीजन जो एटम है वो नाइट्रोजन एटम से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और NH इसके साथ में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है पोल नीर सिंथेसिस। पोल नीर सिंथेसिस बाइनरी रिएक्शन है, ठीक है, पूछी जाती है एग्जाम में, और इसकी जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी इसकी आती है एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं पोल नीर सिंथेसिस क्या होती है कि 1,4 डाइकीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करके पायरोल को व्युत्पन्न प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। 1,4 डाइकीटोन को अगर अपन इसके साथ में अमोनिया के साथ में गर्म करें तो इसको पायरोल के व्युत्पन्न प्राप्त कर सकते हैं, प्योर पायरोल नहीं, पायरोल के व्युत्पन्न अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर 1,4 डाइकीटोन की स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस तरीके के अपने को स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर इसका ये इसका समावयवी है, ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसका समावयवी स्ट्रक्चर है, दोनों के अंदर रह सकती है पॉसिबिलिटी, इसके दोनों स्ट्रक्चर हो सकती हैं। अगर इसके NH3 के साथ रिएक्शंस करवाएं तो 2,5 डाइमेथिल पीरियल की स्ट्रक्चर निकलती हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन के अगर अपन ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, डाइकीटोन पर NH3 का योग होगा, ठीक है। डाइकीटोन पर जब NH3 का योग होता है तो कार्बन के CO पर अटैक करेगा, ठीक है, जिससे कि वह एक जो कार्बन है वो तो CH3 के साथ अटैच हो जाएगी, दूसरा NH2 है वो उसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके पश्चात पुनर्विन्यास होगा किसका, H+ का, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगी रिंग का, और उसके बाद में जो हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है। NH के जो NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो CO पे ट्रांसफ़र होंगे, और एक हाइड्रोजन का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो CO ऑक्सीजन पर होगा, CO के ऑक्सीजन पर, जिससे कि वह OH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और एक रिंग के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ठीक है। तो बाद में दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दो OH ग्रुप का अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, निष्कासन होता है। अब ये जो दो OH ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, CH2 के एक एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे और क्या दो H2O के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलेंगे और 1,5 मेथिल पीरोल का फॉर्मेशन होता है। इससे आगे की जो मेथड है फॉर्मेशन की वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।